नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि 5 बज गए हैं और 5 बजे जीएस स्पेशल की आप लोगों की क्लास होती है। तो चलिए 5 बजे जीएस स्पेशल की क्लास है और इसके साथ साथ जीके जीएस की जो क्लासेज होती हैं वो 7 बजे की होती हैं और जीके जीएस टॉपिक वाइज की जो क्लास होती है वो 9 बजे की होती है। रीजनिंग की क्लास 11:15 बजे होती है। सामान्य हिंदी की क्लास 8 बजे की होती है। साथ में आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो 5 बज गए हैं, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। घरेलू विद्युत घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका जिसका चालकत्व कम होता है, प्रतिरोध कम है, गलनांक कम है, विशिष्ट चालकत्व कम है। बताते हुए चलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको ये बताना है इन चारों में से सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिए बताते हुए चलेंगे। जिसका चालकत्व कम होता है, प्रतिरोध कम है, गलनांक कम है, विशिष्ट घनत्व कम है। तो देखिए विद्युत उपकरण में आप जानते हो जो घरेलू विद्युत उपकरण होता है उसमें जो फ्यूज तार होता है वो टिन धातु का बना होता है। किसका बना होता है बताइए? टिन टिन धातु का बना होता है। और इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है बताइए? कम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसके लिए सर? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है धातु की एक प्लेट को बीच में से काटकर एक छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म किया जाए तो छेद का आकार उतना ही रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, कुछ धातुओं से बढ़ता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताने इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा। अब बताते हुए चलेंगे। तो देखिए धातु की जैसे एक प्लेट है, ध्यान से समझिएगा, ये धातु की एक प्लेट है और धातु की एक प्लेट के बीच में से काटकर एक छेद बनाया गया, यानी धातु की प्लेट को बीच से काटा गया और काटकर इसमें एक छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म किया जा रहा है। आप जानते हो जब उसको गर्म करेंगे तो जो छेद का आकार होगा वो क्या होगा सर? वो बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? वो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? बिजली की चिंगारी द्वारा, एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, बैटरी द्वारा, सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके। आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? आपको बताते हुए चलना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके। यानी जब जो सिलेंडर होता है उसको जो हम वायु में संपीड़ित करते हैं तो क्या होता है? हमें उच्च तापमान प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 0% है, तापमान 0 डिग्री है, तापमान 100 डिग्री है, आर्द्रता 100% है। यानी कब जो जल है वो आपका वाष्पीकृत नहीं होता है, यानी कब जल का वाष्पन नहीं होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए जब आर्द्रता 100% हो जाएगी तो जो हमारा जल है वो वाष्पित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसके लिए क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब आर्द्रता हमारी 100% है, जब नमी इतनी ज्यादा है 100 है तो जल हमारा उस टाइम वाष्पीकृत नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला है रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से पीछे की गई होती हैं? पहला कह रहा है रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती है। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा रहा है। 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप देखते हैं जो रेलगाड़ी की पटरियां होती हैं वो वक्रों से आगे पीछे बनाई जाती है, इसका क्या रीजन है आपको ये बताते हुए चलना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल जो होता है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पे ले जाया जाए तो भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, और द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो आप जानते हैं उसका जो भार होता है वो 1/6 हो जाता है, यानी 1/6 भाग हो जाता है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार तो बदल जाएगा लेकिन जो मास होगा, जो द्रव्यमान उसका होगा वो उतना का उतना ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। उच्च आर्द्रता के कारण, वायु के कम दाब के कारण, ओजोन के कारण, उच्च आर्द्रता के कारण। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और चारों में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको बताते हुए चलना है। तो ज्यादा ऊंचाई पर जो सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है, क्योंकि वायु दाब जो होता है वो कम हो जाता है, यानी वायु का जो दाब होता है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सभी लोग जानते होंगे। आप सभी लोग बहुत दिन से ये क्वेश्चन पढ़ते हुए आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। 20 सेकंड, 8 घंटे 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 सेकंड। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है वो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है। सुदूर नियंत्रण, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष शटल, सुदूर अभिगमन। आपको बताते हुए चलना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको बताते हुए चलना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे हम सुदूर संवेदन कहते हैं, यानी कि सेसिंग कहते हैं। सुदूर संवेदन मतलब सेसिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो भी हो जाएगा इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपको इसमें मैच करने वाला कह रहा है फैराड है, एक तरफ लिखा है फैराड, फैराड, गॉस, वोल्ट, हर्ट्ज, यानी आपको सबका मात्रक बताना है कि किस किस भौतिक राशि का कौन सा मात्रक है, ठीक ना। तो आपको ये बताते हुए चलना है कौन सा आंसर कैसे क्या होगा, क्या सही होगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं देखते हैं। देखिए जो फैराड है, फैराड जो होता है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज। जो गॉस होता है वो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है। जो वोल्ट होता है वो विभव विभवांतर का मात्रक होता है। और जो हर्ट जो होता है वो आवृत्त का मात्रक होता है। तो ए का दूसरा, देखिए ए का दूसरा किसमें कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला। देखिए ए का दूसरा, बी का तीसरा, 4 और 1, ये ऑप्शन नंबर जो भी है वो क्या हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको चारों में से बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। सर बताते हुए चलिए। तो देखिए ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाए, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चलिए किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच अचल रहेगा, स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, फर्श पर गिर जाएगा। 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दो चलिए। तो ये क्या होगा, ये उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा सर, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलो भाई उड़ान अभिलेखी तकनीक का तकनीकी नाम क्या है। गहरा बक्सा, काला बक्सा, अंधा बक्सा, ऊंचाई मापी यंत्र। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब चारों में से बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। बता दो चलिए। बता दो चलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काला बक्सा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा बताइए सर, राइट आंसर हो जाएगा काला बक्सा, ठीक है। चलो भाई अगला, सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है परावर्तन द्वारा,
चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा। 4 ऑप्शन दिए गए, अब चारों में से बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। जो सूर्य का ताप होता है वो हमारे पास किसके द्वारा पहुंचता है, बता तो चलिए। तो ये विकिरण द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा सर, वो क्या हो जाएगा इसके लिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वितरण, परासरण। बता तो चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, ये वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पुष्प का परागकण लिया था और पुष्प के परागकण को इन्होंने जब जल में देखा तो इस तरीके से अनियमित रूप से गति कर रहे थे, इस तरीके से, यानी कोई इनकी दिशा नहीं हो रही थी। और चूंकि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इस वजह से इसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ब्राउनी प्रभाव इसे हम कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, आप लोग हमेशा पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को। अब बताते हो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रासायनिक रूप में रेशम का रेशा क्या होता है? सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। बताइए चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दो चलिए। तो रासायनिक रूप से रेशम का जो रेशा होता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन मिक्सअप है, फिजिक्स के भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के भी रहेंगे, बायो के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूध को कुछ देर तक खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? एसिटिकम, लैक्टिकम, नींबू का रस, कार्बोनिकल। बताइए, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बता तो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। तो दूध को जब हम कुछ देर तक रख देते हैं तो लैक्टिक अम्ल के प्रभाव के कारण उसका जो स्वाद होता है वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो भी है इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो शीशा संचायक सेल होता है, ठीक, उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। 6 बैटरी लगी होती है जिसको तैयार किया जाता है और इसका जो प्रयोग किया जाता है शीशा संचायक सेल का, वो मोटर वाहनों में किया जाता है। जो गाड़ियों में, कारों में जो भी बैटरी लगी होती है उसमें शीशा संचायक सेल ही लगा होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो भी है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? 18 कैरेट, देखिए कह रहा है 18 कैरेट में सोने का रेशियो पूछ रहा है, कितना होता है सोने का रेशियो। तो 18 कैरेट में 75% सोना होता है, 75% होता है। और जो सोना जो ज्वेलरी वाले देते हैं वो 18 कैरेट का ही सोना देते हैं, तो 75% सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से वह संकेतक कौन सा है जो उस स्थिति में उपयुक्त होता है जब सोडियम कार्बोनेट घोल को सल्फ्यूरिक अम्ल घोल के साथ अनुमानित किया जाता है? मेथिलीन ब्लू, फिनोल्फथेलिन, मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज। 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा, बताते हुए चलेंगे। तो संकेतक पूछ रहा है कि जब सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल घोल के साथ अनुमानित किया जाता है तो उसमें मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज, जो कि एक सूचक का कार्य करता है, इंडिकेटर का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रत्न उपरत्न पत्थर नहीं है? नीलम, मोती, पन्ना, माणिक्य। 4 ऑप्शन है, बताते हुए चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा रत्न उपरत्न पत्थर नहीं है? तो जो नीलम होता है वो एल्युमिनियम में पाया जाता है, यह रत्न पत्थर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कि नीलम कहाँ पाया जाता है, एल्युमिनियम में पाया जाता है, और ये पत्थर या रत्न या उपरत्न नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम बदलता है? जाइमेज, माल्टेज, डायस्टेज, इनवर्टेज। 4 ऑप्शन है, कह रहा है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज है C6H12O6।
और प्लस मान लीजिए हम अगर H2O लेते हैं तो ये बनता है C2H5OH करके इस तरीके से, ठीक है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है। आपको बताना है कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किस एंजाइम के कारण ऐसा होता है। तो जो माल्टेज एंजाइम होता है इसके द्वारा जो ग्लूकोज होता है वो एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल में बदलने के लिए माल्टेज एंजाइम का प्रयोग हम करते हैं। अगला कह रहा है परमाणु बम का विकास किसने किया। सैमुअल कोहेन, वर्नर वॉन ब्रोन, जे रॉबर्ट ओपेनहियर, एडवर्ड टेलर। परमाणु बम का आविष्कार बताना है किसने किया। तो परमाणु बम को जो आविष्कार किया था वो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत में पाया जाता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका ये देखिए आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे। और अगले क्लास का जो लिंक है वो नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी लोग अगले क्लास जाकर लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक ठीक है, तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर बताएंगे। फिर मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।